पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है। पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में 25% पॉपुलेशन अकेले मुस्लिम की है। मुसलमान इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप है। आपको क्या लगता है 18th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक मुसलमान साइंस और इकोनॉमिक सेक्टर्स का एक मजबूत पिलर बना हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी 8th सेंचुरी में। अब्बासिद कैलिफेट में खलीफा गुजरे हैं हारून अल रशीद। ये अब्बासिद के 5वें खलीफा होते हैं और इन्होंने बगदाद में एक एकेडमी ग्रीक, इंडियन, पर्शियन लिटरेचर को अरबिक में ट्रांसलेट किए गए और पूरी दुनिया की इंपॉर्टेंट नॉलेज अरब वर्ड तक पहुंचने लगी। इस टाइम के ट्रांसलेशन मूवमेंट का बजट आज के यूनाइटेड किंगडम की मेडिकल रिसर्च काउंसिल के एनुअल बजट के ऑलमोस्ट 2 गुना हुआ करता। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्हें यह तो बताया गया कि कुरान चैप्टर 55 सूरह रहमान की वर्स 19 और 20 में कहा गया है मुस्लिम एजुकेशन में एससी कम्युनिटी से भी पीछे जा चुके हैं। मैल्कॉम एक्स ने कहा था एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। नेल्सन मंडेला ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन इन बातों का आज के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। आज का मुसलमान क्यों कह रहा, ये बात आगे आपको समझ में आने वाली है। अगर कुछ को छोड़ दें तो आज का मुसलमान एजुकेशन का रास्ता छोड़कर चौराहे की रौनक बना हुआ है। आज उनके हाथ में किताबें कम जबकि बिरयानी की प्लेट ज्यादा नजर आती है। आज मुसलमानों के पास न कोई हाई लेवल की जॉब है और ना ही वो शासन प्रशासन में कोई हैसियत रखते हैं। वकीलों के नाम पर दलाल, मेडिकल सेक्टर में सन्नाटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं। पॉलिटिक्स में ये सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। उनका अपना कोई पॉलिटिकल बेस तक नहीं, ना कोई क्वालिटी की स्कूल है और ना ही कोई क्वालिटी की हॉस्पिटल। अब सवाल ये कि आखिर मुसलमानों के पास है क्या? तो जॉब के नाम पर मुसलमान या तो गोश्त की दुकानें खोलकर बैठा है या फिर मैकेनिक बना हुआ है या फिर मजदूर बनकर जिंदगी काट रहा। बाकी अब्दुल पंचर वाला कहकर मुसलमानों को खूब टारगेट किया जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुसलमानों का एक टाइम ऐसा भी गुजरा है जब इसी मुस्लिम कम्युनिटी में कई साइंटिस्ट भी पैदा हुए। अल ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल राजी, अल हैतम, अल बैरूनी, जाबिर इब्न हय्याम, अल ज़हरवी, उमर खय्याम, तुसी, इब्न बतूता, इब्न अल नफीस, अल मुकद्दसी, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर इसी मुस्लिम कम्युनिटी से निकले हैं। बस फर्क इतना है, उस टाइम के मुसलमान इकरा का असल मतलब समझते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज का मुसलमान उसे पढ़ने के बजाय सिर्फ चूमते हैं। मुसलमान एजुकेशन से इतने दूर कैसे हुए, क्यों हुए और अभी हालात क्या है, आइए सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंडियन मुस्लिम पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबली मुस्लिम के हालात को देखते हैं, फिर इंडिया पर वापस आते हैं। आज से करीब 130 साल पहले 19th सेंचुरी में एक स्वीडन साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर हुआ करते थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट जैसी पावरफुल डिस्कवरीज करी और बैटलफील्ड को एक नया शेप दिया। एक दिन इन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर में उनकी मौत की झूठी खबर छपी हुई है और उन्हें मौत का सौदागर कहा गया है। इस न्यूज ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। वो काफी सैड फील करने लगे। उन्हें लगा कि ये तो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को गलत नजरिए से देख रहे हैं और उन्होंने इस नेगेटिव न्यूज को पॉजिटिव बनाने का फैसला लिया। उन्होंने एक वसीयत लिखी कि उनके प्रॉपर्टी का मैक्सिमम हिस्सा फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल किए जाए और हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग अलग फील्ड में उसके हकदार लोगों को प्राइज दिए जाए, फिर वो किसी भी कम्युनिटी से हों, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। और इस तरह साल 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में 5 कैटेगरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस सेक्टर्स में ये प्राइज दिया जाता था। बाद में इसमें इकोनॉमिक साइंस को भी जोड़ दिया गया और इन सभी कैटेगरी में अब तक 976 लोगों को ये प्राइज मिल चुका है। अब यहाँ पर आप गौर करें, पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है। पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में 25% पॉपुलेशन अकेले मुस्लिम की है। मुसलमान इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप है। आपको क्या लगता है कितने मुस्लिम को यह प्राइज मिला होगा? वीडियो रोको और कमेंट में पहले नंबर लिखो। लिख दिया? अब हकीकत देखो। फिजिक्स कैटेगरी में अब तक 227 नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जिसमें एक इंसान जॉन बर्डीन को 2 बार मिला हुआ है। मतलब 226 अलग अलग लोगों को यह प्राइज मिला हुआ है और इसमें मुस्लिम का नंबर सिर्फ एक है, मोहम्मद अब्दुल सलाम। 2 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन और पिछले 125 साल से फिजिक्स कैटेगरी में सिर्फ एक मुसलमान। केमिस्ट्री में देखते हैं तो इस कैटेगरी में अब तक 197 नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जिसमें 2 लोगों को 2 बार मिला हुआ है। मतलब टोटल 195 अलग अलग लोगों को इस कैटेगरी में यह प्राइज मिला हुआ है और इसमें मुस्लिम का नंबर है सिर्फ 3। 2 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन और पिछले 125 साल से केमिस्ट्री कैटेगरी में सिर्फ 3 मुसलमान। इकोनॉमिक साइंस में अब तक 96 लोग इस प्राइज को जीत चुके हैं, मुस्लिम का नंबर है 0। लिटरेचर में 121 लोगों को मिल चुका है, मुस्लिम का नंबर है सिर्फ 3। मेडिकल में 229 प्राइज दिए गए हैं, मुस्लिम का नंबर है 0। आप यहाँ पर गौर करें कि मुस्लिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में किस हद तक पिछड़ा हुआ है।
टोटल पॉपुलेशन है 25%, लेकिन पीस को हटाकर नोबेल प्राइज सिर्फ 0.8% लोगों को मिला हुआ है। जबकि आज जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही, अपने यूथ को इस फील्ड में तैयार कर रही, फिर वो अमेरिका हो या फिर चाइना, दुनिया में सुपर पावर बने हुए हैं। लेकिन मुसलमान आज भी इस चीज को समझ नहीं रहा या फिर समझना नहीं चाहता। जबकि एक टाइम ऐसा भी गुजरा है जब मुसलमानों का इस फील्ड में बोलबाला हुआ करता था। 18वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक मुसलमान साइंस और इकोनॉमिक सेक्टर्स का एक मजबूत पिलर बना हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी इराक के बगदाद से। 8वीं सेंचुरी में अब्बासिद कैलिफेट में एक खलीफा गुजरे हैं, हारून अल रशीद। ये अब्बासिद के 5वें खलीफा होते हैं और इन्होंने बगदाद में एक एकेडमी, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, जिसे बगदाद की ग्रैंड लाइब्रेरी भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत करी। और फिर 7वें खलीफा अल मामून ने इस हाउस ऑफ विजडम को पब्लिक एकेडमी और लाइब्रेरी में बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ एक लाइब्रेरी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के ब्रिलियंट स्कॉलर का घर बन गया। और यहीं से शुरू हुआ इस्लाम का गोल्डन पीरियड, जिसे द इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग बगदाद की इस लाइब्रेरी की तरफ दौड़ पड़े। इस पीरियड के मुसलमानों ने कुरान के इकरा वर्ड की अहमियत को समझा और प्रॉफिट की उन हदीस जिसमें आप कहते हैं अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, इसके अलावा इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, इस पर अमल करना शुरू किया। उस दौर के मुसलमान, खास करके खलीफा अल मामून ने एक ट्रांसलेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। 8वीं सेंचुरी से लेकर 10वीं सेंचुरी तक दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन के टेक्स्ट को अरबिक में ट्रांसलेट किया जाने लगा। ग्रीक, इंडियन, पर्शियन लिटरेचर को अरबिक में ट्रांसलेट किए गए और पूरी दुनिया की इंपॉर्टेंट नॉलेज अरब वर्ड तक पहुंचने लगी। उस टाइम के ट्रांसलेशन मूवमेंट का बजट आज के यूनाइटेड किंगडम की मेडिकल रिसर्च काउंसिल के एनुअल बजट के ऑलमोस्ट 2 गुना हुआ करता था। इस मूवमेंट की वजह से हुनैर इब्ने इशाक अल इबादी जैसे ग्रेट साइंटिस्ट इस मूवमेंट का हिस्सा बने और 100 से ज्यादा किताबें ट्रांसलेट करी। उस टाइम के मुसलमान एजुकेशन के इस फैलाव को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि आज एक प्रोफेशनल एथलीट की जितनी सैलरी होती है उतनी उस टाइम हुनैर इब्ने इशाक की हुआ करती थी। हालांकि आप यहाँ पर हुनैर इब्ने इशाक नाम सुनकर कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक अरेबियन क्रिश्चियन थे, लेकिन अरब के रहने वाले थे, तो अरेबिक ट्रांसलेशन मूवमेंट में बढ़िया काम किया। टॉपिक पर वापस आते हैं। क्योंकि अब लाइब्रेरी स्टेब्लिश हो चुकी थी, इंपॉर्टेंट नॉलेज अरेबिक फॉर्म में अवेलेबल भी थी, और जैसा कि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, अब यहाँ पर ज्ञान बांटने के लिए काम शुरू किया जाता है। इस पीरियड में एजुकेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मदरसे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मदरसा एक ऐसी जगह जहां लोग आकर एजुकेशन हासिल कर सके। जबकि पहले क्या होता था कि एक मुस्लिम बच्चा कुरान और कुछ बेसिक पढ़ाई के लिए वो अपने घर पे या मोहल्ले के मकतब पर ही डिपेंड होता था। कुछ बच्चे जो तफसीर यानी कुरान की डिटेल नॉलेज और फिका की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन उस टाइम कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ही नहीं होता था। मदरसा का कॉन्सेप्ट इसी गैप को फुलफिल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जल्दी ये मदरसे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में तेजी से फैल जाते हैं और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के साथ साथ मेडिकल और मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। 859 CE में दुनिया की सबसे पुरानी डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी, जो कि आज भी वर्ल्ड गिनीज बुक में लिस्टेड है, जिसका नाम है अल कराविन यूनिवर्सिटी, जो कि मोरक्को में आज भी मौजूद है। इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पर इस्लामिक साइंस के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स की पढ़ाई शुरू होती है। फिर इसी कड़ी में इजिप्ट के काहिरा में अल अजहर यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। इसके बाद सल्जूक सल्तनत में निजामिया मदरसा एस्टेब्लिश किया जाता है, और इस तरह जिस मुस्लिम कम्युनिटी के पास पढ़ाई के लिए कायदे से कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं होता था, वो अब मदरसा आने के बाद उन्हें मिलने लगा। आमतौर पर मदरसे में एक मस्जिद, रहने के लिए हॉस्टल और किताबों के लिए एक लाइब्रेरी होती। स्टूडेंट और स्कॉलर दोनों पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और यहाँ से निकलती है कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्हें अक्सर उन्हें उनके सब्जेक्ट का फादर कहा जाता है, जैसे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एल्गोरिथम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो आज मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना हुआ है। इसके अलावा डेसिबल नंबर सिस्टम को डेवलप करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। फिजिक्स और ऑप्टिकल फील्ड में एक और मुस्लिम साइंटिस्ट अल हैतम ने जबरदस्त काम किया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान, फादर ऑफ सर्जरी अल जहरवी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इब्ने खल्दून। इसके अलावा इब्ने सीना, अल राजी, अल बैरूनी, उमर खय्याम, तूसी, इब्ने बतूता, इब्ने अल नफीस जैसे बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में जबरदस्त काम करते हैं और अपनी नई नई इन्वेंशन दुनिया को देते हैं। आप गौर करें इस्लाम के उस गोल्डन एज के बारे में, वो कैसा दौर रहा होगा जब मुसलमान एजुकेशन रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अपने झंडे गाड़ रहे थे। बैतुल हिकमा, अल कराविन, अल अजहर, निजामिया जैसे इंस्टीट्यूट इसमें जबरदस्त रोल प्ले कर रहे थे। एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब मुस्लिम पॉपुलेशन
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन साइंस सेक्टर्स में मुसलमानों को मिलने वाले नोबेल प्राइज का रेशियो 0.8% है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इतना दूर हो गया? एजुकेशन उनके लिए एक शैतान बन गया जिसे देखकर ये दूर भागने लगे। जब इस पे गौर किया तो पता चला कि मुसलमानों के साथ एक के बाद एक कई वजह बनते चली गई। जैसे जब वेस्टर्न कल्चर में एजुकेशन को अपग्रेड किया जा रहा था तो मुस्लिम वर्ग की जो एजुकेशन हुआ करती थी उसे उसी दायरे में रहने दिया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुस्लिम के दिमाग में अपग्रेडेड साइंस हवा बनती चली गई। मुस्लिम वर्ल्ड की दूसरी प्रॉब्लम बनी वहां की पॉलिसी। जब भी कोई इंसान किसी फील्ड में कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता तो उसे ना तो रिसोर्सेज मिलते और ना ही पैसा। मुस्लिम वर्ल्ड के पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं होता और मजबूरन जो इंसान मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कुछ करने की काबिलियत रखते थे वो यूरोप की तरफ मूव कर गए। वहां उन्हें रिसोर्सेज भी मिले और अच्छा पैसा भी, और उनके काम को वहां इंपॉर्टेंस भी दी गई। जो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर मुस्लिम वर्ल्ड को मजबूत बना सकते थे उन्होंने दूसरे देशों के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 20th सेंचुरी में जब यूरोप, अमेरिका, चाइना में साइंटिफिक डिस्कवरीज अपने पीक पर थी तब मुस्लिम वर्ल्ड अपना पैसा रिसर्च में डालने के बजाय सिविल वॉर, अपने इंटरनल इश्यूज, अपनी पावर बनाए रखने के लिए खर्च कर रहे थे। तेल जैसे अनमोल खजाने के बावजूद इन्होंने इसे सिर्फ ट्रेड तक ही रखा। इसकी मदद से टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई काम नहीं किया। इस तरह एजुकेशन एंड रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की कमी ने साइंटिफिक सोच को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा वहां पर सिर्फ रटे रटाए एजुकेशन सिस्टम ही काम करते रहे। बच्चों को किसी पॉइंट को लेकर उसके साइंटिफिक रीजन के बेसिस पर सवाल करने से बहुत दूर रखा गया। उन्हें यह तो बताया गया कि कुरान चैप्टर 55 सूरह रहमान की वर्स 19 और 20 में कहा गया है कि 2 समुद्र को उसने छोड़ दिया कि आपस में मिल जाए, लेकिन उनके बीच एक दीवार है जिससे वो आपस में मिल नहीं पाते। लगभग यही बात कुरान चैप्टर 25 सूरह अल फुरकान की वर्स 53 में भी कही गई है। गल्फ ऑफ अलास्का जैसी जगह पर ऐसा है भी, जहां 2 पानी आपस में मिलकर भी नहीं मिलते। मुस्लिम बच्चों को यह बात बड़ी प्राउडली बताई गई कि देखो कुरान में ऐसा लिखा है और इस जगह पर ऐसा है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि ये आपस में क्यों नहीं मिलते, वजह क्या है। उन्हें नहीं बताया गया कि डेंसिटी क्या है, ओशियन करंट्स क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। बस एक साइड रिलीजियस थॉट पैदा करी गई जबकि उन्हें साइंटिफिक रीजन से बहुत दूर रखा गया। ये कुछ वजह हैं जो वर्ल्ड वाइड मुस्लिम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में पीछे ले जाने की वजह बने। आज मुस्लिम वर्ल्ड के पास तेल का भंडार है, लेकिन उसे निकालने के लिए वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आज मुस्लिम वर्ल्ड के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन उसे बनाने के लिए वेस्टर्न की मदद लेते हैं। इन्होंने खुद का अपना कुछ भी नहीं किया। ऐसे में अगर हम इंडियन मुस्लिम पर आए तो वर्ल्ड वाइड मुस्लिम की सिचुएशन को देखने के बाद इनकी बात करना लगभग बेमतलब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। नोबेल प्राइज से ही शुरू करें तो इस टाइम इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन आज तक एक भी मुस्लिम को किसी भी कैटेगरी में एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है। जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम नोबेल प्राइज लिस्ट में आ चुके हैं। पाकिस्तान से 2 लोग, मलाला यूसुफजई पीस कैटेगरी, मोहम्मद अब्दुल सलाम फिजिक्स कैटेगरी, जबकि बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस को पीस कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इंडिया के मुस्लिम की कंडीशन को लेकर सच्चर कमेटी की 2006 में आई रिपोर्ट और कुंडू कमेटी की 2014 में आई रिपोर्ट इनकी खस्ताहाल एजुकेशन और फाइनेंशियल कंडीशन का पर्दाफाश करती हैं। मुस्लिम एजुकेशन में एससी कम्युनिटी से भी पीछे जा चुके हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में 4,32,68,181 लोगों ने एनरोल किया, जिसमें 2,01,08,033 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से थे, यानी टोटल एनरोलमेंट का 4.87%। जबकि यही नंबर साल 2020 में 5.5% था और साल 2019 में 5.24% था। मतलब हायर एजुकेशन में बढ़ने के बजाय ये कम हुए हैं, और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह है। एक सबसे बड़ी वजह जो मुस्लिम यूथ एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं और वो है उनकी मेंटालिटी। फैमिली का जो मुखिया होता है वो बच्चों को एक सर्टेन टाइम तक ही पढ़ाता है, या आप इतना समझ लीजिए कि उतना पढ़ाता है जितने में पासपोर्ट बन जाए। उसे लगता है कि क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी मिलेगी नहीं। इन्होंने एजुकेशन को सिर्फ नौकरी के लिए एक पैरामीटर बना रखा है। अगर नौकरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ने की। जबकि पढ़ाई का सिर्फ नौकरी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, एजुकेशन की वजह से अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन सबको ये भी नहीं मिलती। जबकि पढ़ाई से लोगों की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर बढ़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ आती है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का इन सब से कोई मतलब नहीं। उनके दिमाग में फिट है क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी मिलेगी नहीं, बस पासपोर्ट बन जाए, किसी लेबर कैटेगरी में भैया को अरब का वीजा मिल जाए, बस हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती, इनसे मिले,
ये हैं सफीन हसन, सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करी और आज आईपीएस ऑफिसर बने हुए हैं। यह है अंसार शेख, इनके पिता ऑटो ड्राइवर थे और ये सिर्फ 21 साल की उम्र में वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बन गए। ये हैं सैयद आरिफीन यूसुफ, इन्होंने नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान सिर्फ आईएएस आईपीएस ही बने तभी उनकी एजुकेशन काम की है, बल्कि हर एक फील्ड, हर एक सेक्टर में एजुकेशन ही आपको कामयाब कर सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। इस बात को समझें और एजुकेशन को सिर्फ नौकरी के साथ न जोड़कर अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। और जहां तक इंडियन मुस्लिम का साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक अचीवमेंट का सवाल है, तो यहां आप सिर्फ इतना समझ लें कि जब दुनिया के मुस्लिम इस फील्ड में ऑलमोस्ट जीरो है, तो फिर इंडिया के मुस्लिम कहां इस चक्कर में पड़ेंगे। वो फिलहाल अभी एक मिशन मोड में है कि बस कैसे भी करके बीजेपी को हराना है। मानो उनके लिए अगर बीजेपी सत्ता से हट गई तो आने वाली नई सरकार इन्हें अमृत पिलाना शुरू कर देगी। हालांकि मैं तो इनसे कहूंगा थोड़ा सा पिछली हिस्ट्री भी देख लो। बीजेपी अभी 11 साल से लगातार सत्ता में है। उससे पहले एक लंबा पीरियड गैर बीजेपी सरकार का रहा है और तब कैसे सोने की चिड़िया दिखाकर तुम्हारा काटा जा रहा था, उस पर जरा गौर कर लो। हालांकि ईमानदारी से पढ़ाई करके अलग अलग फील्ड में अपना मयार ऊंचा करो, फिर वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।